सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज हमने देखा कि इद्दत में निकाह केस जिसका इंतजार किया था जा रहा था, इस फैसले के हवाले से रिजर्व किया गया था और आज वो सुना दिया गया। इसके साथ ही बानी पीटीआई की जो रिहाई की 6 मगोइयाँ थीं वो इस फैसले के साथ दम तोड़ गई। अदालत ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की सजाएं बरकरार रखी हैं। साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को इद्दत में निकाह केस में 3 फरवरी 2024 को 7 बरस कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसे उन्होंने चैलेंज किया। बानी पीटीआई अब सिर्फ इद्दत में निकाह केस में सजा के बायस अडयाला जेल में कैद हैं, जबकि उमर अयूब ये कह रहे हैं कि इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली के इस फैसले को अब हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। सारी सिचुएशन में हमारे तज्जियाकार इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं, मैं डिस्कशन का आगाज़ करूंगी। पैनलिस्ट का मैं तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद से एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद निज़ामी लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें हैं। ज़ाहिर शाह शराजी पेशावर से वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ दे रहे हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। लगारी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। जिस वक्त आई रिमेंबर ये फैसला आया था, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इंतखाबात इलेक्शंस होने जा रहे हैं, बाहर रखने के लिए अभी सिस्टम बाहर रखना चाह रहा है बानी पीटीआई को। इससे 24 घंटे के अंदर अंदर ये फैसला जनाब उड़ जाएगा। ये मुझे याद है हमारे शो में भी ये वाली बातें हुई थी। ये फैसला बरकरार नहीं रहेगा जिस तरह का ये फैसला आया है। मुअत्तल नहीं हुई सज़ाएँ। आज आप क्या समझ रहे हैं, क्या चीज़ रह चुकी है? अभी तक ये जो मामला चल रहा है तकरीबन 4 माह होने को आ गए हैं। अगर इतना ही ये वीक केस था तो ये अभी तक गया क्यों नहीं, टर्न डाउन क्यों नहीं हुआ? पहली बात यह है कि मेरे ख्याल मैं उनमें शामिल नहीं था जो ये कह रहे थे कि 24 घंटे में सज़ा ख़त्म हो जाएगी, या मैंने ये भी नहीं कहा था कि ये सज़ा जो है वो दी गई है तो अब ये इनको जेल में ही रखा जाएगा। या मैंने तो बिल्कुल ही नहीं कहा था सर। बहुत से हम देख रहे हैं ना माहिर कानून, तो बहरहाल उनकी भी राय, ये राय जो है हम अदालतों के बारे में इस तरह की राय देते हैं। ये फैसला था और फैसले के बारे में ये भी एक था कि सीरीज़ है फैसलों की, चूँकि इससे पहले जो है वो तोशा खाना में सज़ा हुई और उसके बाद जो है वो उन्हें एक और केस में सज़ा हुई, साइफर वाले केस में भी हुई थी और इस केस में भी हुई थी। लगातार सज़ाएं हो रही थी उन दिनों। तो ये समझा जा रहा था कि जनाब ये तो सज़ाएं जो हैं वो इनको सिस्टम से बाहर रखने के लिए सिस्टम इनको बाहर रखना चाहता है। असल बात यह है कि सिस्टम के लाए हुए सिस्टम के ज़रिए ही चलते हैं, सिस्टम ना हो तो फिर नहीं चलते। हम तो बहुत अरसे से हमारी तो एक सदी का ज़माना है। हम कहते हैं कि जनाब या जिन लोगों का काम नहीं है सियासत करना, उन्हें सियासत में नहीं होना चाहिए, और जो लोग सियासत में अपने गमले लगाते हैं फिर उन गमलों का नतीजा भी हमारे सामने होता है। उनको वो भुगतने पड़ जाते हैं वो सारे गमले जो उनके गले पड़ जाते हैं। और अब भी पाकिस्तान अटका हुआ है, फंसा हुआ है इस सूरत हाल में। जो किसी को गमले में उगा कर लाने की बात थी, उसने सिस्टम को ही एक लिहाज से एक शदीद बहरान का शिकार कर दिया है। और सिस्टम की को परवान चढ़ाने वाले इदारे वो ग्रोहों में और ग्रुपों में तकसीम हो चुके हैं। लगता ही है, बादू नज़र में ये लगता है कि बड़े बड़े हमारे इदारे जो हैं, और आप सबको पता है कि इदारों में और सर्विसेज में बहुत तफरीक किया करता हूँ मैं। बहुत इस बात को मैं बहुत कहता हूँ कि इदारे सिर्फ 3 ही हैं, एग्जेक्टिव, मुकन्ना और अदलिया, ये इदारे हैं। और बाकी जो हैं वो सर्विसेज हैं, चाहे वो सिक्योरिटी सर्विसेज हों या सिविल सर्विसेज हों। सर्विसेज हैं और इदारे हैं। इदारों में भी तकसीम मौजूद है। और एक लिहाज से कि चूँकि जो बाहर से लाए जाते हैं, जिनके लिए हवाएं खड़ी की जाती हैं, जिनके लिए बीज बोए जाते हैं, जिनके लिए मोहब्बतें और नफ़रतें परवान चढ़ाई जाती हैं, और वो जो लाए थे अब उनकी औलाद भी उनसे मुनहरफ हो गई है। हमारे इंतहाई इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। हम उनके बारे में कुछ भी और मनफी बात नहीं कहते हैं। जनरल हमीद गुल जो लाए थे और इस तरह के पौधे जो हैं उन्हीं के उगाए हुए अब तक चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब इनको चाहिए पूरे सिस्टम को कि वो सारे अमल से दस्तबरदार हों और लोगों को एक तबाही तौर पर, कुदरती तौर पर जो सियासी अमल है उसका हिस्सा बनने दें। और सियासी अमल सिर्फ इस तरीके से हो सकता है कि आप पूरे मुल्क में बलदियाती इदारे बहाल करें और पूरे मुल्क के अंदर जो है ट्रेड यूनियन और तलबा यूनियन को बहाल करें। इसी तरीके से ही आप आगे बढ़ सकेंगे।
और गमलों में उगाए हुए फूल कभी आपके काम नहीं आएंगे। आप उनको सजाएं दें न दें, या वो सजाओं में रहें या ना रहें, जेलों में रहें या कुछ भी हो, ये कभी उनका बुखार हो, कभी बुखार उतर जाए, ये सारा कुछ आर्जी होता है, इसमें कोई चीज़ हकीकी नहीं होती है। ठीक है एहतशाम साहब, ये रिफ्लेक्शन क्यों दिखाई दे रही है? जो हम देख रहे हैं इस वक्त, जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब का बयान सामने आया, उन्होंने कहा जी बेहतर यही है कि वो अंदर रहें, मेहमान बन के रहें, मुल्क के लिए अच्छा है। और ये रिफ्लेक्शन आज हमें फैसला, आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस तरह के जो केसेस हैं वो कितने वीक होते हैं। ये इद्दत में निकाह केस ख़ास तौर पर, इसी केस में तो वो अंदर है और अभी इस केस में वो बाहर नहीं आ रहे। सिस्टम को क्या अभी भी उनको इनकार्सरेट रखना सूटेबल है? इसीलिए रिफ्लेक्शन भी कहीं ना कहीं डिले भी हमें नज़र आ रहा है इस तरह के फैसलों का रिवर्स होना। देखिए, हम ना जो सियासी मुखालफिन होते हैं वो तो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं और साथ साथ तो मेक श्योर भी करते हैं, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज़ हों, कि उनके ओपोनेंट्स जो है ना, जिस तरह उनको जेलों में रखा गया है वो जेलों में ना रहें। वो तो पूरी पार्टी को दहशतगर्द तंजीम कहते हैं, हम नहीं कहते। उनका ये कहना था कि ये कतई तौर पे किसी किस्म की रियायत के हकदार नहीं है। इसी तरह राना सनाउल्लाह ने कहा, इसके बाद कुछ और लोगों ने भी इस तरह की बातें की। आमना, अगर आपको याद हो, मैंने 2 दिन पहले खबर दी थी, शायद आपने उस खबर को लिफ्ट ही नहीं कराई। अच्छा। वो खबर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट पे चीफ जस्टिस ने एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली है और ये बानी पीटीआई के केसेस के हवाले से, और मैंने लफ्ज़ यूज़ किया था कि बानी पीटीआई की रिहाई जो है वो रुक गई है। जी जी बिल्कुल, आई रिमेंबर। और वो आज रुक गई है, ठीक है ना। अब देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि आपको भी पता है, मुझे भी, हम सबको पता है कि हमारी अदालतें, सारी दुनिया की अदालतें, वो कहते हैं आइसोलेशन में फ़ैसले नहीं करती, वो ज़मीनी हक़ाइक़ को देखती हैं, रिपरकशन देखती हैं कि उनके फ़ैसले से क्या हो सकता है। अब पर्टिकुलर इस केस पे आ जाएं तो हम ना इस हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पे लीगल कम्युनिटी के लोग जो है ना, फैनेटिटी के लोग, वो ये बात कह रहे हैं कि जी जिस तरीके से इतने प्रोसीजर लैप्सेस थे इसमें केस में, अगर उनको एड्रेस किया जाता तो बानी पीटीआई और उनकी बेगम साहबा जो रिहा हो सकती थी। इन्होंने केस ही लीगल बुनियादों पर नहीं, पॉलिटिकल टर्फ पे इन्होंने लड़ा, नतीजतन इनके ख़िलाफ़ किया। और दूसरा ये कि जो वाइब्स आ रही थी, वो जिस तरीके से आपको याद है, जो आखिरी 1 महीना पहले हेयरिंग में जो हुआ था, वहाँ पे जज साहब उठ के चले गए थे जिस दिन फैसला होना था, गालिबन जज अर्जुमन साहब जो थे वहाँ पे, जिसके बाद आपने देखा कि वो जी हाँ, उसके बाद फिर आपने देखा कि जिस अंदाज से मानिका साहब पे हमला हुआ, साहबका शोर पे लड़ाई झगड़ा हुआ, केसेस भी बने, 1-2 वकला को गिरफ्तार भी किया गया। फिर क्योंकि चले गए थे उठ के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया कि जी 10 दिन के अंदर फैसला होना चाहिए। तो लोगों का ख्याल ये था, और जो खबरें अंदर से पीटीआई के लोगों की तरफ से आ रही हैं, वो कहते हैं इस हवाले से उन्होंने कोई पेशबंदी भी नहीं की थी, कि उनका ये ख्याल था कि 2 केसेस रह गए हैं, साइफर में आप ज़मानत हो चुकी है, अब ये आखिरी केस है, तो कोई हमें सोचना नहीं चाहिए कि मसला ख़राब होगा, ये आसानी के साथ हम ये केस ज़मानत हो जाएगी और बाहर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये भी वाइब्स आ रही थी कि जी जो हाई कोर्ट की तरफ से जिस अंदाज से डायरेक्शन दी गई थी, कोई वजह नहीं है, क्योंकि जो इस हवाले से कई हवालों से गलतियाँ की गई थी जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से, तो नहीं होनी चाहिए थी, केस नहीं लड़ा गया सही बुनियादों में, अगरचे बानी पीटीआई के वकला ने भी केस को ख़राब किया। अब सवाल ये है आमना कि इसके बाद क्या होगा। देखिए, अगर अब राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि उनको अंदर रहना चाहिए या वो नहीं आएंगे, देखिए एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट की और अदलिया की लड़ाई हो रही है, और जिसका फ़ायदा ज़बरदस्त तरीके से पीटीआई को मिल रहा है। आप देख लें, पिछले दिनों हाई कोर्ट से धड़ाधड़ जो है ना वो फैसले इनके हक़ में आए, इनकी पार्टी के लोगों के हक़ में आए। अब मामला जाके जिस जहाँ पे रुक गया है ना, अब लोग ये बात कह रहे हैं कि ये डू और डाई वाला मामला है। शेख रशीद तो कहते हैं कबर 1 है, बंदे 3 हैं, मुझे नहीं पता तीसरा कौन उन्होंने सामने रख लिया अपने। लेकिन असल मसला ये है कि जी इस वक्त लोगों का ख्याल है, और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ आमना, पीटीआई के लोग ये बात कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब ने, जिसका दिन में लगारी साहब ने भी जिक्र किया था, कि जो पार्लियामेंट में जाके हाथ मिलाया जिस तरीके से असद कैसर साहब से और मुसाफा किया, और उमर यूब साहब से, और उनको कहा कि आए मिलके बैठ के बात करते हैं और मामलात जो भी तय करने। अच्छा आमना, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप भी माशाल्लाह समझदार बहुत हो गई हैं प्रोग्राम कर करके, आप मुझे बताएं दुनिया का कोई तरीका है कि आप बातचीत किए बगैर हल कर सकते हो? आपने फॉर्म 46 वाली हुकूमत है, 47 वाली हुकूमत है, यही है ना। आपने दोबारा से इलेक्शन लेना है, आपने इस हुकूमत को हटवाना है, आपने बानी पीटीआई की रिहाई करवानी है, जो भी करना है, तो इसका तरीकाकार है कि आप एंगेजमेंट की पॉलिसी पे आएँ, लोगों से बात करें, जो आपके वेल विशर्स है जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं वो उनको इस्तेमाल करें। वो कहा जाता है जी जो इस तरह अपने सियासी लोग जो बैठे हुए हैं, अभी आप देख लें, अब लोग इस बात पे परेशान है कि अपने महमूद अचकज़ई साहब को आपने टास्क दिया था बातचीत करने का,
2 दिन के बाद उन्होंने बानी पीटीआई ने कहा कि जी इन चोरों से बात नहीं करूंगा, वो अलग शर्मिंदा हुए। अब सवाल ये, अच्छा उनको जिस तरीके से इन्होंने कहा, अपने शुएब शाहीन साहब क्या कहते हैं, और जी वो अपने तहफ़्फ़ुज़ आइन की कमेटी के हवाले से जाके मिल सकते हैं, हमारा उनसे कोई तल। देखिए आखिरी बात आमना ये है कि ये सारे मामलात का हल, ये सारी चीज़ें सियासत के साथ जुड़ी हैं, बातचीत के साथ जुड़ी हैं। अगर देखें, अगर केसेस में डालना भी, आज मैं आपको दावे से कह सकता हूँ हमारी अपनी अदलिया को देखते हुए कि अगर आज उनको आप सारे केसेस से बरी कर दें तो और केसेस बन जाएंगे। 2 केस तैयार हैं तो शाहखाना 2 तैयार है और इस तरह और भी केसेस तैयार हैं। लेकिन क्या ये इतना ही आसान है शाह साहब के नए से नए केसेस बनाना? और अगर ऐसा था तो कहीं ना कहीं अगेन मैं वही बात करूंगी कि जब वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि आए मिलकर बैठकर बात करते हैं अगर आपको मुश्किलात हो रही हैं जेल में, ये भी उनके एग्जैक्ट पूरा उनका जो जुमला है वो मैं कंप्लीट कर दूं, तो अब बातचीत के लिए माहौल बनाना पड़ता है और उसका हम कहीं ना कहीं जो सियासी बयानात हैं उनका असर फैसलों पे भी देख रहे हैं। आप और मैं जानते हैं ये जो आज का फैसला है, आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं इस पे असरात हैं जो सारी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है? आमना, मैं एहतशाम साहब की बात पर आगे लेके जाना चाहता हूँ। उन्होंने मतलब बड़ा कहते हैं कि सारे दरिया को कुत्ते में बंद कर दिया कि अगर उनका शायद कहने का मतलब जो मैंने किया वो यही है कि अगर उन्होंने बाहर निकलना है तो उन्होंने मुज़ाकरात करने और मुज़ाकरात के बाद सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, नए भी। तो इससे तो बिल्कुल वादे हुआ कि अगर हम बाहर बैठ के तमाम चीज़ों को समझते हैं तो क्या तरीके इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है उन्हें समझ नहीं आ रही कि उन्होंने बात करनी है। एक तरफ तो अगर हम कहते हैं कि उन्होंने मुख्तदर हल्कों से बात करनी है, गमले की कामयारी करते रहे, जाहिर बात है फिर हम कहते नहीं कि आपने सियासतदानों से बात करनी है। सियासतदानों से क्या बात करेंगे जब सियासतदान खुद समझते हैं या हुकूमत खुद समझती है कि उनसे बातचीत करने का फायदा भी नहीं है। चले हम मान लेते कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी बातचीत करनी चाहिए, तो वो बातचीत में क्या करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? मतलब उनके पास कोई ऑलिव ब्रांच है, क्या ऑप्शन है? मतलब बातचीत तो शुरू होती है जब आप कुछ रिलीफ दे। शाह साहब उनको टेस्ट तो करें ना, शाह साहब माजरत के साथ उनको टेस्ट तो करें ना उनसे। जब वो कहते हैं कि जी मेरे पास कुछ देने के लिए है तो टेस्ट तो करें ना। आप शराइत लेके जाते हैं, नहीं पहले उनको रहा करें, हमारे बंदे छोड़ें, ये करें, फिर बात करेंगे। कभी शराइत से कभी बात नहीं तय होती। तो जब आप खुद मानते हैं कि बंदे जो है पॉलिटिकली आपके एनालिसिस से ही अंदाजा होता है और उनकी बातों से भी होता है कि सर आजादाना अगर फैसले आए हैं तो इश्तियाल भी ना बढ़े ना। आज उमर अयूब साहब कह रहे हैं तो बात नहीं होगी। उमर अयूब साहब ने इसके फौरन बाद आके आज इस फैसले के बाद बड़े हम देखे थे वो मुश्तिल थे, वो कह रहे थे अब बात नहीं होगी। जी जी, मेरी बात समझ नहीं आती क्या बात होनी चाहिए ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बातचीत करते हैं, बातचीत में क्या करते हैं मुझे बताइए। दोनों मीडिया स्टेटमेंट आ रही है, बातचीत करनी है तो अडयाला जेल कितनी दूर है और प्राइम मिनिस्टर हाउस कितना दूर है। सारा दिन साथ बैठे होते हैं, बाहर बैठ के गपशप लगाते हैं, चाय पीते हैं, अंदर आके ड्रामा शुरू कर देते हैं। लेकिन एक चीज समझिए कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारा पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्या आप उनको समझते हैं? मैं तो कभी इसको भी सीरियसली नहीं ले रहा। उसकी वजह ये है कि अवाम का बेड़ा गर्क हो गया है। आप देखिए, अगर रिलीफ की बात करते हैं और कुछ छोड़े, शहबाज शरीफ साहब एक काम करें, 18-18 घंटे दिन में जो है वो लोड शेडिंग है और 22-22 घंटे पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो एक तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या कौन सी बातों की सजा दी जा रही है। आज आप देखिए, बल्कि यहाँ पे मैं खबर देना चाहूंगा कि लोगों ने सुबह से रोड बंद किया हुआ है और उन्होंने कहा कि उसके बाद वो पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे जब तक उनकी बिजली बहाल नहीं होती। आप कहते जी लॉ एंड ऑर्डर की हम अज़्म इस्तेकाम करेंगे, तो अज़्म इस्तेकाम आप कहाँ करेंगे जब पूरी की पूरी गवर्नमेंट आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं है? और आप कहते हैं जी ट्राइबल एरिया और जो बॉर्डर के ऊपर जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, तो बात क्या करना चाहते हैं? पहले सबसे पहले प्रायोरिटी ये हो, क्या सियासी जमातों को वोट हम लोगों ने इसलिए दिया कि वो बैठ के पार्लियामेंट के अंदर ड्रामे करें? अब देखिए, अगर वाकई केसेस के अंदर बानी पीटीआई या कोई भी बंदा कन्विक्ट होता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम तो सारा दिन बैठ के यही बात डिस्कस करते हैं, ठीक है जी, कम्युनिकेट करें कि अगर आप सिस्टम को मानेंगे, आप सिस्टम को ओबे करेंगे और आप उनके साथ डील करेंगे तो फिर आपके केसेस खत्म हो जाएंगे। और 9 मई के जितने केसेस खत्म हुए वो कैसे हुए हैं? बिल्कुल ठीक है, ये 9 मई वाले बिल्कुल हम जानते हैं, जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आई हैं वहाँ पे केसेस खत्म, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो अंदर। वाकई पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर जा रहे हैं, आप पॉलिटिकली विक्टिमाइज करें तो आज इनके साथ हो रहा है, कल जो है शहबाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है, कल परसों जो है नवाज शरीफ साहब के साथ होगा। मैं आखिरी बात करना चाहूंगा, लगारी साहब से बात कर रहे थे, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आपने हमेशा से गमले ही लेके आए और गमलों में पौधे उगाए। तो गमले का पौधा बड़ा होता है वो
कहते हैं ना डिफाई करना शुरू कर देते, उसकी आप गर्दन काट देते हैं, फिर छोटा पौधा नीचे लगाते हैं, फिर उसको पानी देते हैं, जब वो बड़ा होता है तो उसकी गर्दन काट देते हैं। बिल्कुल, आपके सिस्टम को वो हम एक साइकिल में चले जा रहे हैं, एग्जैक्टली वही दोहराए जा रहे हैं। आज उनकी टर्न है तो फिर कल किसी और की टर्न होगी। बिल्कुल ठीक है शाह साहब, आपका पॉइंट आ गया। असद की जानिब चलते हैं। असद, आज के केस को उसका जो फैसला सामने आया है उसको किस तरह से देख रहे हैं? मेरिट पर समझते हैं फैसला, और आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं जिस तरह से हम ये रुजू करने जा रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है उसमें? जी बहुत शुक्रिया आपका। जी देखिए जी, ये हमने अनफॉर्चुनेटली इस केस को ब्रांड कर दिया है इद्दत केस। ये ब्रांडिंग है असल में। मैं क्योंकि इतनी कानूनी महारत तो नहीं रखता, लेकिन मेरे कई दोस्त और लोग हैं जिनको मैं सुनता भी हूँ, जिनसे मैंने पूछा भी कि इसके मतलब जब ये शुरू हुआ था, जब इसके अंदर एक अपडेट आई और आज के दिन भी, तो ये केस इद्दत के बारे में है ही नहीं। ये केस जो है इसको समझने की ज़रूरत है कि जिस पीनल कोड के तहत ये ट्राई हुआ है और इसके ऊपर फैसला किया है, उसमें 7-7 साल की जो जेल है वो किधर है, वो उसको ज़रा हमें भी दिखाएं कि जी किधर 7 साल इसकी जो है कि जो इस पर्टिकुलर केस का जो मेरिट है। ये असल में जो पीनल कोड है ये पर्टेन करता है फ्रॉडुलेंट मैरिज को, कि आप किसी मटेरियल चीज़ की वजह से फ्रॉड करते हैं, कि जी आपने शादी करनी है कुछ मॉनेटरी गेन के लिए, किसी के साथ आप फ्रॉड करती हैं, बड़ा वाजे इसके अंदर है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर तो ये चीज़ तो इस्टेब्लिश ही नहीं हुई अभी तक, जो कि मेरे ख्याल में पीटीआई के भी वकला का जो मौक़िफ़ है इसके अंदर। सो नंबर 1 तो ये बात रही कि ये केस जो है एट बेस्ट जो है ये है कि एक अनकन्वेंशनल सॉर्ट ऑफ मैरिज कह रहे हैं इसको, जिसके ऊपर सज़ा जो है वो 7 साल तो बिल्कुल नहीं है। बाकी इसके अंदर वो शरीयत वाला एंगल भी ले आते हैं, तो चले उस लाइट में भी देख लें तो वहाँ भी मेरे ख्याल में 7 ईयर्स वाली जो सज़ा इन्होंने दे दी है उसकी कोई जवाब उस तरह से बनता नहीं है। तो एक जगह बात रही। दूसरा मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि देखें जो भी केस लॉ होता है जिसके अंदर जब वो केस अपनी उसकी सज़ा हो जाती है तो वो प्रेसिडेंट बन जाता है। अब आने वाले दिनों के अंदर मुझे बताएं कि अगर किसी का दिल करे कि जी उसने अब ये इद्दत वाली चीज़ जो है जी ये भी एक केस लॉ बन गया, 7 साल कैद हो जाती है, आपके ख्याल में ये लॉ जो है मैनिपुलेट नहीं होगा? इसको तो एक इस तरह यूज़ किया जा रहा है कि इतने सारे केसेस हैं बानी पीटीआई के ऊपर जिनमें से काफ़ियों में इनको रिलीफ मिल गया, सिवाय इसके तोशाखाना हो गया, 9 मई हो गया, बाकी आपका अलकादर अगर वो जो सारा चल रहा है इसके अंदर रिलीफ नहीं मिला, इसके अंदर कैद होगी। लेकिन आप इतना हाई प्रोफाइल केस जो है वो इस किस्म की चीज़ के ऊपर कर रहे हैं जो एक ज़ाती चीज़ है। मतलब किसी कोर्ट की क्या इस किस्म की है कि मुदाखलत करे कि ज़ाती आदमी की जी इद्दत हुई थी, पूरी 3 महीने हुए थे, शादी और इद्दत का कॉन्सेप्ट भी हम सबको बड़े अच्छे से मालूम है। मतलब एक इस उम्र की खातून जी एग्जैक्टली, और ये तो फिर देखें ना, ये तो खुदा ना खास्ता ये घर की अगर बात बन गई। देखें ऐसे एक चीज़ है, देखिए ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज़ाती चीज़ है, मैं पर्सनली इसके खिलाफ हूँ, गलत हुआ। लेकिन मुफ्ती सईद साहब जिन्होंने निकाह पढ़ाया था वो रिकॉर्ड पे हैं कि एक निकाह पढ़ाया, 1 महीने के बाद कहते हैं मैंने दूसरा निकाह पढ़ाया, को मुझसे गलत बयानी की गई थी और ये कहा गया था कि ये आपने सर खातून की गवाही इसमें काफी नहीं, ये भी तो एक बहस है ना सर। लेकिन नहीं, जो निकाह पढ़ाने वाला वो क्या रहा है, इद्दत का ताल्लुक तो आपकी माहवारी से ना सर, जब एक इस उम्र की खातून जो मेरा अगर पॉइंट आ जाए जी मेरा अगर पॉइंट आ जाए जी, तो देखिए जी उसकी जो कानूनी सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर अगर तो जजमेंट जो है हम केयरफुली पढ़ लें, जो उसके अंदर जो पीनल कोड लिखा हुआ है उसके अंदर मैं तो सज़ा की हद तक कह रहा हूँ, बाकी उसकी सारी चीज़ें जो है तफसील से अगर हम और मज़ीद तफसील, जैसे मैंने शुरू में कहा कानूनी महारत मुझसे रखता उसको देख लें तो पता जाए। दूसरा आपने जो बात की मैं उसके ऊपर आना चाहूँगा, जो शहबाज शरीफ साहब और ने पार्लियामान के अंदर आके जी ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की, वो उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ है कि दो और उसके अंदर बातें हुई थी कि एक जो उमर अयूब साहब का जो जवाब था उसकी मैं तशरीह अगर करता जो, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हम हाथ मिलाने को तैयार नहीं, उन्होंने तो इस तरह की बात की जब तक बानी पीटीआई बाहर नहीं आएंगे, 180 लोग की सीटें हमें नहीं मिलेंगी तब तक हम जो है वो कोई हाथ नहीं मिलाएंगे, कोई बैठेंगे नहीं। वो असल में ये नहीं कह रहे थे कि हाथ नहीं मिलाएंगे, वो कह रहे हैं आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे, हम उन लोगों से हाथ मिला लेंगे जिन्होंने एक्चुअली ये फैसला करना है, नंबर 1। और दूसरा इतनी कॉन्ट्रडिक्शन जो है एक हुकूमत के अंदर, ये एक क्रैक नज़र आया मुझे उसके अंदर के एक तरफ जो पार्टी के हेड हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने किससे मुशावरत की थी, मेरे ख्याल में 3 से 4 लोगों से ज़्यादा उन्होंने मुशावरत नहीं की थी ये बात करने से पहले, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं जैसे अभी आपने पहले जिक्र किया, उन्होंने तो टीवी पे आके कह दिया जी कि हम तो बड़े, और कितनी गैर जिम्मेदाराना बयान था कि जी इसका मतलब है कि आप कोई भी उठ के कोई भी किसी के ऊपर केस कर सकता है अगर उनको अंदर ही रखना है जेल के अंदर। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट रखना चाहिए, थोड़ी सी क्लैरिटी रखनी चाहिए, राइट बिफोर द डिसीजन जो हैं इससे पहले, यानी हाँ जी। और अगेन ये तो बहुत ही उल्टी हो गई और एक बैक फुट पे चली गई नॉन लीग के जी, हमने कहा जी हम दोस्ती कर लेते हैं और वो देखो दोस्ती नहीं करना चाहते, उससे इंप्रेशन तगड़ा हो गया। ये सारा कुछ जो है जी बिल्कुल जी, बस मेरा यही बात थी। चलें शाह साहब आप कंप्लीट करें ताकि हम ब्रेक की जाने जाएं, फिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आखिरी बात 496 बी और सी के तहत शायद उसमें आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर एग्जाम किया कि 4960 जो कि
कह सकते हैं ना कि ये जो बात असद कर रहे थे कि धोखाधड़ी, तो उसमें कोई धोखाधड़ी वाला कंसेप्ट भी नहीं है। और इरेगुलर जो कहते हैं ना कि इलिसिट रिलेशन वाला मामला था वो ऑलरेडी निकाल दिया। बाकी जो हम सब बात कर रहे थे ना कि जनाब वो मुफ्ती साहब ने ये कहा था कि इरेगुलरिटी आप रेगुलराइज कर सकते हैं ड्यूरिंग इद्दत, वो उन्होंने बात कर दी। उन्होंने तो कोई ऐसी बात की नहीं कि उन्होंने गलत निकाह बनाया था। आप अगर कहते हैं विद टाइम पीरियड उसके अंदर हुआ, तो मेरे ख्याल में रेगुलरिटी को आप शरीय लिहाज से भी इरेगुलर शादी को रेगुलराइज कर सकते हैं, वो हो गई है। जब रेगुलरिटी हो गई और ना कोई इलिसिट ताल्लुक भी नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में वो तो जाहिर बात है कि अदालत ही फैसला करेगी, लेकिन जब तक नहीं करना चाहते। चलिए, आपका इस हवाले से टेक आ चुका है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दिए उनके हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान में इलेक्शन से मुतालिक एक करारदाद मंजूर की। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से 7 के मुकाबले में 368 वोटों से मंजूर ये नॉन बाइंडिंग करारदाद में कहा गया है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तियों के दावों की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएँ, जिसके जवाब में वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस की ये करारदाद बिला जवाज़ है। पाकिस्तान ने अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी है और हम अमरीकी करारदाद के जवाब में एक करारदाद लाएंगे जिसका मुसवदा भी तैयार कर लिया गया है। रिएक्शन हम देख रहे हैं कि सिर्फ यहाँ से नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी आया है। उलमा काउंसिल ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया है, अमरीकी जो करारदाद है। और शेरी रहमान साहिबा ये कह रही हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह हमने ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने जो बयान दिया है वो भी ये कह रहे हैं कि अमरीका अपने इंतखाबात पर तवज्जो दे, फिर दूसरों पर इल्ज़ाम बाद में लगाए, ये उनकी जानिब से कहा गया। अब ये जो सारी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और जो सारी सिचुएशन बनी है, इस पे जो हुकूमती रद्द अमल है जो हमारे सामने है, वो जस्टिफाइबल है? क्या एक करारदाद का जवाब करारदाद से दिया जाए, या जो जिस तरह से हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की मोस्टली जो सियासी जमातें हैं वो भी इरेगुलरिटीज़ के हवाले से बात करती रही, बल्कि मुबस्सिरीन जो इलेक्शंस कंडक्ट करने आए थे उनके भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हमारे सामने आए थे। तो क्या अगर शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं तो उस पे बजाय के इन्वेस्टिगेशन करने के हमारा करारदाद लाने का ये जो रद्द-ए-अमल सामने है, ये ठीक है या नहीं है? एहतशाम साहब। देखिए, हम ना इसमें कोई शक नहीं है कि ये पीटीआई की ज़बरदस्त लॉबिंग जो है वो रंग ले आई है, जो बात मानने वाली है। इतनी बड़ी तादाद में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन ने इकट्ठे इसको वोट किया, और इत्तलात यही है कि इसके बाद 2 हाउसेज़ हैं उनके कांग्रेस के, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से हुआ है, वो सेनेट पे भी ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपने खुद ही कहा कि नॉन बाइंडिंग है, अमेरिका की हुकूमत इस पर कोई पाकिस्तान को नहीं लिखेगी, बात नहीं करेगी या कहेगी कि ऐसा करे, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब कॉन्नोटेशन क्या बनती है? देखें, एक बात तो आप कर सकते हैं कि जी पाकिस्तान लेवल पे लोग कह सकते हैं जी पाकिस्तान की सफारती नाकामी है, कि पाकिस्तान ने क्यों मनूवर नहीं किया। दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि जी वहाँ पे तो अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर करके बड़े से बड़े काम करवा लेते हैं। मुखालफिन ये भी कहते हैं कि जी इतना बड़ा डायस्पोरा इंडियंस का, वो मोदी के ख़िलाफ़ होने के बावजूद कभी मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, वो मनासुल कौम बात करते हैं। मसला एक बड़ा मशहूर उनका है कि जो है अपनी लॉबिंग के ज़रिए जो इंडियन वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने इंडियन इंजीनियर जो हिंदुस्तान में उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त काम किया, उनको रेगुलराइज़ करवाया काम के हवाले से। अब सवाल अगला ये है कि जिसके बाद व्हाट नेक्स्ट। देखिए, हम ना इस हुकूमत के लिए तो उस तरह कुछ नहीं होगा। सदर बाइडन शहबाज साहब को मुबारकबाद दे चुके हैं इलेक्शन पे, उनको ख़त लिख चुके हैं। आपकी यूरोपियन यूनियन हो, सऊदी अरब हो, UAE, चाइना, सब ने इस हुकूमत को तस्लीम किया। गलत या सही, उस बहस में नहीं जाते, वहाँ से तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, और इतनी लॉबिंग फर्म कहते हैं जी लाखों रुपया दे के हायर करके काम करवाया गया है। फिर ये भी कहा जाता है माजरत के साथ रिपोर्ट हुई हैं, लेट्स से चलें वो नॉन बाइंडिंग नहीं, मुतालबा में आ रहा हूँ, उस पर मैं आ रहा हूँ। देख, इजरायली लॉबी और हिंदुस्तानी लॉबी के साथ साथ ज़ल्मे खलीलजाद जो है उन्होंने भी इस पर बड़ा रोल प्ले किया। देखिए, हम ना बात यह है कि आज हम अगर ये कह दें कि जी ये मुतालबा सही है, तो वो मुतालबा 2018 में भी तो फिट होता है ना। उस वक्त भी लोगों ने कहा था कभी तो स्टार्ट लेना, ये ख़त्म किया जाए फलाना। नहीं, कभी स्टार्ट लें तो अभी क्यों स्टार्ट लें, थोड़ा सा देर से क्यों ना लें? अभी क्या लाइक आप कह रहे हैं कि चले जो हुआ सो हो गया, अब क्यों स्टार्ट लें, आगाज़ करें ना हम। देखिए, मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा। मुझे कंसर्न सिर्फ इस बात का है कि ये अपने जो कहते हैं ना डर्टी लिनन अपने घर में धोने की बजाय हम सड़क पे बाहर, मुल्क से बाहर धो रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। अब जाहिर सी बात है, लड़ाई वहाँ पे जो लोग लेके चले गए हैं वो तो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। बानी PTI का एक नुक्ता नज़र है
जिस तरह उसने जहन साजी अपने लोगों की की है, वो तो सवाल के जवाब में वहाँ से गाली आती है। ना माजरत के साथ ये भी आप चाहे जमात इस्लामी मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि मैंने एक ट्वीट किया, उसके बाद मुझे माँ बहन की गालियाँ आई। अब इस बात को छोड़ देते हैं। पार्टी ने भी बात की थी कि इरेगुलरिटीज सुन सकती हैं हम ना। जी 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 एहतशाम साहब। हेलो एहतशाम साहब जी, देखें जी आमना, देखें अभी सूरत हाल जिस तरफ जा रही है ना, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, अपने घर को इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। वो बार बार वही बात आती है कि जी ठीक है, इसका सियासी नुकसान तो कोई नहीं होगा, एक शर्मिंदगी भी कह सकते हैं, सफारती सतह पे एक एम्बैरसमेंट भी हो सकती है हमें, लेकिन क्या ये सोल्यूशन है? मेरा अपना ख्याल है कि ये फिर वही बात आती है कि जब तक आप नहीं बैठेंगे, आप जब नहीं मिलेंगे, मामला तय नहीं होंगे। अब सवाल है कि कहाँ से कौन शुरू करे। अब देखें, यही बात नवाज शरीफ साहब कहा करते थे जब अपोजिशन में थे, जब हुकूमत में थे कुछ और थे, अपोजिशन में कुछ और थे। अभी यही बातें ये कर रहे हैं कि इतना जुल्म करेंगे कल बर्दाश्त कर सकें। कल वो ये कहते थे राना सनाउल्लाह लोग कि इतना जुल्म करेंगे कल बर्दाश्त कर सकें। अब सवाल ये कि अगर यही एक दूसरे को आपने इस तरीके से विक्टिमाइज करना है, एक दूसरे अपने ओपोनेंट्स को आपने नीचे दिखाना है, तो देन देयर इज नो एंड टू इट। इसके लिए तो फिर बेटर सेंस कहाँ जाके प्रिवेल करेगी? मेरा ख्याल है ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है, सियासी जमातों के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारी स्टैब्लिशमेंट, हमारी अदलिया के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, मीडिया के लिए अच्छा है। कई शुरुआत आप सही कह रही हैं, शुरुआत कहीं ना कहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई तरीकाकार अडॉप्ट किया जाए ताकि मसले वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो सके। एब्सोल्युटली शाह साहब, ये वही अगेन है तो नॉन बाइंडिंग है, लेकिन एक मुतालबा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुतालबा ये हम तमाम पार्टीज भी करती नहीं है। पीपल्स पार्टी ने इवन ये रेगुलरिटीज़ पे कहा था, जनाब उनको इंतखाबात की शफाफियत पर उन्होंने सवाल रेज कर दिए थे। एक ही बार इंप्रेशन को रफा दफा कर देते हैं, करवा देते हैं इन्वेस्टिगेशन। क्या प्रॉब्लम है? क्यों कतरा आ रही है? इतना डिफेंसिव होने का क्या इसमें रिएक्शन क्यों इतना डिफेंसिव आ रहा है गवर्नमेंट की जानिब से? अमरीकी करारदाद के हवाले से मैं ये कहूँगा, जैसे मैं शहरी रहमान साहब की बात को इंडोर्स करूंगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनकी करारदादों से फर्क पड़ता और आधा से ज्यादा अमेरिका गजा के अंदर होने वाले मजालिम के जो है वो प्रोटेस्ट में रोडों के ऊपर है, तो मैं नहीं समझता कि खान साहब की जो जैसे कि एहतशाम साहब ने कहा, उनको ज्यादा इस हवाले से मालूमात है कि लॉबिंग फर्म ने कोशिश की है उनको ये करारदाद मंजूर करें। तो मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर अगर 356 और 6 की रेशो से करारदाद मंजूर की होगी, तो मेरे ख्याल में उनके पार्लियामेंटेरियन जो है वो हमारे पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस की तरफ नहीं होते कि वो कभी छांगा मांगा चले जाते हैं, कभी जो है गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, कभी ट्रेन में बैठ के चले जाते हैं, और एक छापड़ उनको पड़ता है तो अगले दिन जो है उनके ईमान और मंशूर और सारी चीजें बिक जाते हैं। मेरे ख्याल में सेंसिबल लोग हमसे ज्यादा पढ़े लिखे और वो समझते हैं उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, उसके असरात पाकिस्तान पे नहीं पड़े। लेकिन ये बात करना कि शायद कोई लॉबिंग फर्म और इन चीजों की वजह से शायद वो करारदाद मंजूरी है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। दूसरा आपने कहा जी जुडिशियल, बल्कि उस अहम चीज की तरफ आना चाह रहा था, वो ये कि जैसे शाह साहब ने कहा, यार शाह साहब आप बच्चे तो नहीं है यार, जाहिर साहब बच्चे तो नहीं है, सारी दुनिया समझती है लॉबिंग फर्म से काम होता है वहाँ पे। अमेरिका में ये लीगल है काम पैसा देना, कि ब्राइबरी लीगल वहाँ पे हो गई है पैसा देना। ये मत कहें आप कि उनकी तो बेटर सेंस प्रिवेल की है। और 2023 का इलेक्शन जो वो कंट्रोवर्शियल है, वहाँ पे लोग कहते हैं कि गलत हुआ है, ये वो लोग कहते हैं धांधली से जीता है बाइडेन ट्रम्प के मुकाबले में। ये मत कह के लॉबीज काम करती हैं, पैसा खिलाया जाता है, ये ओपन रिश्वत के तौर पे पैसा दिया जाता है वहाँ पे, और लीगलाइज है ये सारी। चले ठीक है, बात कर लेते हैं कैसा हुआ होगा। आपने जो भी एक मशवरा दिया कि पाकिस्तान के अंदर करें, तो अब देखिए यहाँ पे हमारी जो काबीना है उन्होंने बाकायदा एक असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पेश की थी, वो मंजूर भी हुई, और उसके बाद वो बाकायदा वर्किंग कर एक ड्राफ्ट बना रहे हैं, काबीना से वो अप्रूव करेंगे, और इन तमाम चीजों के हवाले से वो जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। वो 9 मई के हवाले से अपने लीडर्स की जो बंदिश के हवाले से तमाम जितने पीटीआई या तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स है वो समझते हैं कि जो जेल में गए उनके हवाले से भी बाकायदा वो अप्रोच करेंगे पेशावर हाई कोर्ट को कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। तो बार बार जो हम कह रहे हैं वो मेरे ख्याल में लीगल प्रोसीजर यहाँ अडॉप्ट कर रही है, पार्लियामेंट से हो गई है, काबीना में मंजूरी होगी, और उसके बाद जुडिशियल कमीशन के लिए हाई कोर्ट जाएंगे, और उसमें वही फॉर्म 45 वाली बात की जाएगी। जो एक बात तो जरूर मानेंगे, अगर आपके लोकल ऑब्जर्वर, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर और इवन आपकी सियासी जमातें जो इस वक्त शोर मचा रही हैं कि जनाब जो इंतखाबात थे वो इंजीनियर थे या वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं थे, उसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी हो तो पाकिस्तान के अंदर हो जाएगी। दूसरा जो अहम नुकता मुझे है कि मेरे ख्याल में सियासी जमातों को भी पता है मामलात क्या है। मामलात उनको नजर आते हैं कि जब वो ऑन वन पेज होते हैं तो उनकी हुकूमत होती है, जब एक पेज पे नहीं होते तो वो अपोजिशन में होते हैं। अब तो सारी दुनिया पाकिस्तान में मेरे ख्याल बच्चा इस चीज को समझ गया है कि जब आप मुक्तदर हलकों के साथ, सिस्टम के साथ एक पेज पे होंगे
आप पाकिस्तान के हुक्मरान होंगे। जब अगर एक पेज पे नहीं होंगे, एक दफा पलटेगा, आप अपोजिशन में होंगे। तो ये मेरे ख्याल में बारियों की कहानी चलती रहेगी, इसके ऊपर हम ज्यादा भी डिस्कशन करें। लेकिन एक जो चीज है, क्या आपका सिस्टम वाकई पार्लिमानी निजाम है? क्या आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो वाकई मुल्क के कानून और पार्लियामेंट की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं अपने अपने जो है वो जाती मफादात के लिए कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल विजिबल चीज है कि इनमें से हर। ठीक है शाह साहब, हमारे पास वक्त कम है, हमें अगले कंटेस्टेंट की जाने पड़ना है। मैं असद की तरफ जाऊंगी। असद, आप किस तरह से देख रहे हैं इस सिचुएशन को, और ये जो रद्द-ए-अमल सामने आई है बिल्कुल ठीक है, ऐसे जवाब देना चाहिए इन्हें? जी, रद्द-ए-अमल तो जैसे आपने कहा नॉन बाइंडिंग है, वो जो भी जवाब दे ना देना चाहें उससे शायद इस चीज़ का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें ज़रा और हम जवाब में एक और करार रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं, दूसरा जवाब में हम भी रेजोल्यूशन ला रहे हैं। जी, तो दूसरा इसके अंदर मेरे ख्याल में एक सियासी पहलू भी है और दूसरा इसके अंदर एक ग्लोबल पॉलिटिकल दिखा रही है, ना भी चाहिए उनका। तो आई थिंक कनेक्शन इशू है। मैं लगारी साहब की जाने बढ़ती हूँ। लगारी साहब, इस सारी सिचुएशन में आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो एड्रेस जिस तरह से किया गया इसको? तो ये ठीक है, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, हम चाहता था कि वो भी जारी, उनकी गुफ्तगू जारी रहती। बात ये है कि जो ग्लोबल पावर है उसके अपने मफादात हैं, अपना एजेंडा है, अपनी सूरत हाल है, उसके सामने बहुत से टारगेट्स हैं। वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक बारे में मुख्तलिफ चीज़ें रखते हैं। इसराइल के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं होती है जो सलामती कौंसिल और जनरल असम्बली करारदादें पेश करते हैं, तो अमेरिका के कान पर जूं नहीं रेंगती है। कश्मीर के अंदर 4 साल तक 5 साल तक कर्फ्यू लगे रहे और लोगों पर नकलो हरकत की पाबंदी हो, लोग जो है उनकी शहरी आज़ादियाँ छीन लीजिए, अमेरिका के कान पर जूं नहीं रेंगती है, अमेरिका को परवाह नहीं होती है। अमेरिका बांग्लादेश के इलेक्शन में अब भी वहाँ अपोजिशन सड़कों पर है, उसके बावजूद उसका कोई वो नहीं हो रहा है। इससे सुपर पावर को कोई मसला नहीं है। वो असल मसला ये है कि हमारे यहाँ सुपर पावर का एजेंडा क्या है। खुद सुपर पावर का एजेंडा कभी ऐसा भी होता है कि अपने इलेक्शन में भी, खुद अमेरिकी इलेक्शन में भी बड़ी धांधली हो जाती है, और क्योंकि वो उनको अपना टारगेट पूरा करना होता है। ये हमने खुद देखा था जब अल गोर का और जॉर्ज बुश जूनियर का मुकाबला हो रहा था, हार चुका था जॉर्ज बुश जूनियर, सारे के सारे जो वोट थे उसके खिलाफ पड़े थे, और पॉपुलर वोट्स में अल गोर जीत चुका था। साफ जाहिर था कि उसके साथ चंद जो है वो उसकी जो है वो जो वोटिंग का कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी वो जिन कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको जीतना होता है, प्राइमरीज के वो जो होते हैं जो उनके वो बने हुए हैं, अलग हलके बने हुए हैं, उनसे उनको आगे किया गया 2-3 जगहों पर, और उसके बाद उसके हक में इलेक्शन का फैसला कर दिया गया, इसलिए कि उन्होंने 9/11 के बाद के मामलात को और वार एंड टेरर को आगे बढ़ाना था। ये एजेंडा था भाई, उनका लिखा हुआ था, उन्होंने किया, और उनने हटाया, अल गोर को नहीं आने दिया, बुश को ले आया और लाकर पूरी की पूरी अफगानिस्तान में चढ़ाई की गई, सारा कुछ किया गया, उसका नतीजा था। इसी तरह से वो पाकिस्तान के बारे में भी उनका अपना एजेंडा है, वो पाकिस्तान के बारे में भी कुछ चीज़ें सोचे हुए हैं और इस तरह से करते हैं। अपने इलेक्शन में क्या हुआ, जब ये अमेरिका की सारी रियासतें जो है लिख कर दे रही थी हम वफाक के साथ नहीं रहना चाहते, और लग रहा था कि अमेरिका डिसइंटीग्रेट होने जा रहा है, उस वक्त क्या सूरत हाल थी जब यही इसके हामी जो थे अपना अल गोर के जीतने पर अपना इसके ट्रंप के हामी जो है वो मुल्क से अलहदगी की धमकी दे रहे थे, वो अलग हो जाना चाह रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ। मसला ये है कि एक आलमी एजेंडा होता है उनका, उस एजेंडे के तहत वो बढ़ रहे होते हैं। मुझे आज अब भी ये खदशात हैं, मुझे खदशात हैं अपने मुल्क के बारे में, और ये है कि उनकी नीयत ठीक नहीं है हमारे मुल्क के बारे में, और हमारे इदारों के बारे में उनकी नीयत ठीक नहीं है। इदारों की गलतियां अपनी जगह पर होंगी, चीज़ों की गलतियां अपनी जगह पर होंगी, लेकिन असल बात यह है कि सुपर पावर्स के अज़ाइम बहुत अच्छे नहीं हैं हमारे बारे में, इसलिए इस तरह की करारदादें। ना इमरान खान का इतना जोर है कि वो जाकर करारदादें मंजूर करवाए, ना किसी और ताकत का जोर है। मसला यह है कि उनका अपना एक एजेंडा है जिसको वो परसू कर रहे हैं। चले असद क्विकली, ये वो उनकी क्या एजेंडा है क्या नहीं है ये बहस एक अलग, लेकिन मुतालबा क्या गलत है। हाउस रिप्रेजेंटेटिव ने चीज़ें डिटेल जो मैंने पढ़ी उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि तमाम हिस्ट्री बयान की गई कि सारा कुछ कैसे हुआ, यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, लेकिन उसके अंदर वक्त है तो एक जुमला मैं ऐड कर दूं। जी पहले असद साहब को कंप्लीट करने दें क्योंकि वक्त ही बहुत कम है। अलबत्ता उसके अंदर की जो आवाज़ नहीं आ रही, उनकी आवाज़ नहीं आ रही असद की। डोनाल्ड डू और जो साइफर वाला केस है, उसका वाला केस है,
उसका जिक्र जो था वो इस चीज़ के अंदर नहीं था, जो उन्होंने तमाम चीज़ डिस्कस की है। तो ये मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, तो उन्होंने बहरहाल PTI ने इसको सेलिब्रेट किया। दूसरा ग्लोबल फ्रंट पे अगर आप देख लें तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा उस तरह से मसला है कि देखिए चाइना ने जैसे तस्लीम कर लिया इलेक्शन, अमेरिका जो है दूसरी दफ़ा कह रहा है कि हमें लग रहा है यहाँ को गड़बड़ है। अब चाइना के साथ अब CPEC फ़ेज़ 2 के अंदर जा रहे हैं, जिसके लिए आपने सिक्योरिटी इंतजाम भी अब सारे बढ़ा रहे हैं और अज़्म इस्तेकाम वाली चीज़ जो है सारा कुछ कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ से आपने CPEC 2 करने के लिए रोल ओवर आप कराना चाह रहे हैं अपना लोन। दूसरी तरफ मैं ये कहता हूँ कि अब IMF जो है, आप ये देख रहे हैं तमाम गलियाँ जो इस वक्त मुल्क के अंदर चल रही हैं, दे ऑल एंड अप एट IMF, ऑल रोड्स एंड एट IMF, आपको उनसे भी लोन चाहिए। तो आप इस तरह से आके आप ये भी नहीं इतने फ्रंट फुट पे आके आप अमेरिका को नाराज़ भी नहीं कर सकते। वैसे मेरा मानना है कि अमेरिका जो है वो तमाम मुल्क दुनिया के अंदर उनसे सबसे थिक स्किन शायद अमेरिका की है। जितनी जंगें उन्होंने लड़ी हैं, जहाँ वो गए हैं जंग करने के लिए, उसके लिए थिक स्किन चाहिए होती है आपके पॉलिटिशियंस को भी, आपके अवाम को। तो शायद जो इसहाक डार साहब ने आज कहा है वो बेशक पेश भी कर दें, उससे मेरे ख्याल में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट को, क्योंकि चाइना की भी ज़रूरत है और अमेरिका की भी ज़रूरत है, तो दोनों ने ये उनका भी अपना भी चल रहा है एक ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अमेरिका कह रहा है जी ख़राब है इलेक्शन, चाइना कह रहा है ठीक है, वहाँ CPEC का मसला है, यहाँ IMF का मसला है। और पाकिस्तान को इस सारी चीज़ें बड़ा मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि असल में मसला तो ये आगे कुआं पीछे खाई। आपने जिस तरह भी चलना है इस वक्त मईशत जो है आपका मेन एजेंडा है, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। तो नाराज़गियाँ शाज़गियाँ जो हैं वो अपनी जगह, आपने बड़ा मुहतात चल के दोनों को अपीज रखना है ताकि आगे जाके आपकी मईशी सूरत हाल जो है उनके दोनों साइड्स पे अपनी पॉलिसी को आपने बैलेंस रख के फिर चलेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह चाइना के जो कंसर्न्स थे वो मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से थे, उस हवाले से कहा जा रहा है कि काम किया जाए। तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।